हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कनिष्क के बारे में बात करेंगे और मुख्य रूप से आज की क्लास में हम कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियों पर बात करने से पहले हम कुषाण वंश के परिचय और कुषाण वंश के जो प्रारंभिक शासक हुए हैं कुजुल कदफिशस और विम कदफिशस उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ तो पतन के उपरांत भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किया गया, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक एकता का अभाव था और आक्रांता के रूप में जो आने वाली प्रमुख विदेशी जातियाँ थी वे थी यूनानी, बैक्ट्रियन, पार्थियन, शक और कुषाण। इन विदेशी जातियों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली जाति थी वो थी कुषाण जाति और इस जाति द्वारा प्रथम सदी ईस्वी में भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। इस जाति द्वारा भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना के साथ साथ भारत के आर्थिक क्षेत्र, कला और धार्मिक जीवन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया गया। कुषाणों के परिचय की अगर हम बात करें तो कुषाण मध्य एशिया में निवास करने वाली यूची जाति की एक शाखा थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यह जाति पश्चिमी चीन में निवास करती थी। चीनी ग्रंथों हानशू और हाउ हानशू में 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक कुषाणों का इतिहास हमें मिलता है। यूची कबीले को हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा और इस संघर्ष में यूची राजा मारा गया। बाध्य होकर यूची जाति को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा और यूची जाति के लोगों ने नवीन स्थानों पर बसना आरंभ किया। विवश होकर उन्हें बैक्ट्रिया के एक भाग में बसना पड़ा। अब तक यूची जाति खानाबदोश थी, लेकिन बैक्ट्रिया में बस्ती के पश्चात यूची जाति के लोगों ने स्वयं को संगठित किया और वे 5 श्रेणियों में विभक्त हो गए और हर श्रेणी एक ही हु से शासित होती थी। उन 5 राज्यों के नाम थे ह्यूमी, शुआंगमी, कुई-शुआंग अथवा कुषाण, हीतुन, ताओमी अथवा काउफू। इन 5 कबीलों में कुषाण जाति का जो कबीला था वो सर्वाधिक शक्तिशाली था। अब हम बात करते हैं कुजुल कदफिसस की। तो कुजुल कदफिसस ने 5 कबीलों को कुषाण या कुई-शुआंग कबीले की अध्यक्षता में संगठित किया और स्वयं उनका सम्राट यानी वांग बन गया। उसने अपने राज्य को विशाल और शक्तिशाली बनाया और उसी के नाम पर कुषाण साम्राज्य स्थापित हुआ और उसके जो वंशज थे वो कुषाण कहलाने लगे। भूमध्य एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपरांत वो भारत की तरफ बढ़ा और काबुल और गांधार में उसने अपनी सत्ता की स्थापना की। उसके अनेक सिक्के हमें तक्षशिला से मिले हैं और उसके सिक्कों पर एक तरफ अंतिम यवन शासक हर्मियस की आकृति मिलती है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले उसने यूनानियों की अधीनता स्वीकार की होगी। पहलवों से भी उसकी मित्रता थी, लेकिन गोंडोफर्नेस की मृत्यु के उपरांत उत्तर पश्चिम में वो स्वतंत्र शासक बन गया। अपने सिक्कों में वो स्वयं को महाराजाधिराज कहता है और उसके सिक्कों पर स्पष्टतया रोमन प्रभाव दिखाई देता है। कुजुल ने लगभग 15 से 65 ईस्वी के मध्य शासन किया और संभवतः वह बौद्ध धर्म का उपासक था, क्योंकि उसकी जो मुद्राएं हैं उन पर सत्य धर्म स्थित उत्कीर्ण है। उसकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई और उसने बैक्ट्रिया से गांधार तक्षशिला तक कुषाण सत्ता की स्थापना की। कुजुल कदफिसस की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र विम कदफिसस या कदफिसस द्वितीय सिंहासन पर बैठा और चीनी लेखकों ने उसका नाम येन काओचैन बताया है और उसे भारत विजेता कहा है। वो भी अपने पिता की तरह ही महत्वाकांक्षी नरेश था और सबसे पहले उसी के द्वारा भारत में कुषाण राज्य की स्थापना की गई। उसके साम्राज्य में भारत के अतिरिक्त मध्य एशिया भी शामिल था। अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बुखारा और रूसी तुर्किस्तान के भाग भी उसके अधीन थे। उसके सिक्के पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी, इंदौर से मिले हैं, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि उसका जो प्रभाव था वो इन क्षेत्रों पर था। उसके द्वारा बड़ी मात्रा में सोने और तांबे के सिक्के चलाए गए और उसने बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण की, जैसे महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि। उसकी भक्ति शैव धर्म में थी और उसके समय व्यापार, वाणिज्य, धर्म, कला, मुद्रा आदि का बहुत अधिक विकास हुआ। विम कदफिसस द्वारा तांबे के अलावा सोने के सिक्के भी बड़ी संख्या में ढलवाए गए। उसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन है और कुछ पर उसे महेश्वर भी कहा गया है।
अब हम बात करते हैं कनिष्क प्रथम की, जो कि कुषाण वंश का सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कनिष्क प्रथम के स्रोत की। तो कनिष्क के प्रमुख जो साहित्यिक स्रोत हैं वो हैं अश्वघोष का सूत्रालंकार और संयुक्त रत्नपिटक और धर्मपिटक निदान, कल्हण की राजतरंगिणी, चीनी यात्री हेनसांग का विवरण, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख और उसकी देवी देवताओं की आकृति से अंकित मुद्राएं आदि। कनिष्क की तिथि की अगर हम बात करें तो कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। विद्वान उसकी तिथि पहली से लेकर 30वीं शताब्दी के मध्य कहीं मानते हैं और बहुत सारे विद्वानों का विचार है कि कनिष्क प्रथम ही शक संवत जो कि 78 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, उसे प्रारंभ करने वाला कनिष्क ही था। फ्लीट, कनिंगम, डाउसन, फ्रैंक, कैनेडी आदि विद्वानों ने कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 58 ईसा पूर्व मानी है, लेकिन थॉमस और मार्शल ने इस मत के विपक्ष में बहुत सारे महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं। एलन महोदय का मानना है कि कनिष्क के सोने के सिक्के रोमन शासकों से प्रभावित हैं, अतः कनिष्क की तिथि रोमन सम्राट टाइटस और ट्रोजन के पहले नहीं हो सकती। मार्शल, स्टैनकोनो, स्मिथ आदि कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि 125 ईस्वी अथवा 144 ईस्वी मानते हैं। घिरशर्मन ने कनिष्क की तिथि 144 से 173 ईस्वी के बीच बताई है, लेकिन अनेक भारतीय जो विद्वान हैं, डॉक्टर एच.सी. चौधरी, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार आदि इस तिथि को स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर मजूमदार कनिष्क प्रथम की तिथि 248 ईस्वी मानते हैं और उनका मानना है कि कनिष्क ने एक नया संवत चलाया जिसे त्रैकुटक कलचुरी चेदी संवत कहते हैं। अन्य कई विद्वान जैसे थॉमस, आर.डी. बनर्जी, रेप्सन आदि कनिष्क की तिथि 78 ईस्वी मानते हैं। तक्षशिला के स्तूप में 136 तिथि खुदी हुई है जो संभवतः विक्रम संवत की है और यह 78 या 79 ईस्वी से मिलती है और इसी अभिलेख में कुषाण राजाओं के लिए देवपुत्र की उपाधि भी मिलती है, जिसे कनिष्क और उसके उच्चाधिकारियों द्वारा अपनाया गया। तो इन तर्कों के आधार पर यह माना जा सकता है कि कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार, प्रोफेसर एन घोष, प्रोफेसर सुधाकर चट्टोपाध्याय भी इसी तिथि का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी से लेकर 101 या 102 ईस्वी तक शासन किया। अब हम बात करते हैं कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियों की। तो कनिष्क एक महान विजेता और पराक्रमी शासक था। उसके अभिलेखों, सिक्कों और साहित्यिक सामग्रियों से कनिष्क के सैनिक अभियानों और साम्राज्य विस्तार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कल्हण की राजतरंगिणी से हमें ये पता चलता है कि कनिष्क ने कश्मीर पर अधिकार कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थल पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया। सुई विहार अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि उसने सिंध पर अधिकार किया था और बौद्ध ग्रंथों से हमें ये पता चलता है कि उसने पंजाब को पार कर मध्य प्रदेश होते हुए पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की। वहाँ के शासक को परास्त कर उसने युद्ध का हर्जाना मांगा और राजा द्वारा समुचित धनराशि प्रदान करने में असमर्थ होने पर राजा ने बौद्ध विद्वान अश्वघोष भगवान बुद्ध का जलपात्र कनिष्क को दे दिया और कनिष्क इनसे संतुष्ट हो पुरुषपुर लौट आया। कनिष्क जिस समय पूर्वी भारत पर आक्रमण कर रहा था तभी पार्थिया के शासक द्वारा उसके राज्य पर आक्रमण किया गया, लेकिन कनिष्क ने उसका सफल प्रतिरोध किया और उसे भारत से बाहर निकाल दिया। पंजाब और मथुरा के शासकों को भी उसने पराजित किया और कनिष्क ने उज्जैन के छत्रक को भी परास्त किया और मालवा के कुछ भाग को अधिकृत किया। संभवतः इस समय उज्जैन का जो शक छत्रप था वो चष्टन था। जैदा और तक्षशिला के लेखों से कनिष्क की कंबोज, गांधार और काबुल पर अधिकार की पुष्टि होती है। जिस समय भारत में कनिष्क राज्य कर रहा था उसी समय चीन में हान वंश का राजा था। वे बड़ा शक्तिशाली और साम्राज्यवादी शासक था। उसके सेनापति पांचाऊ ने खोतान, काशगर, कूचा, कारा शहर आदि को विजित कर संपूर्ण चीनी तुर्किस्तान को चीनी अधिकार में ले लिया। उसके साम्राज्य की सीमा कनिष्क साम्राज्य के कश्मीर प्रांत को स्पर्श करने लगी। चीनियों की साम्राज्यवादी नीति से भारतीय कुषाण साम्राज्य को खतरा पैदा हो गया। कनिष्क और चीनी सम्राट
सम्राट होती दोनों ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और मध्य एशिया में दोनों अपना अधिक से अधिक प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। कनिष्क के द्वारा चीन के सम्राट के पास एक राजदूत को भेजा गया और समकक्षता प्रकट करते हुए यह मांग की कि चीनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया जाए। चीनी सेनापति द्वारा इसे अपना और अपने सम्राट का अपमान समझा गया और कनिष्क के राजदूत को कैद कर दिया गया। कनिष्क को जब इस घटना का पता चला तो इस घटना से क्रोधित होकर अपने सेनापति के अधीन एक विशाल सेना चीन के विरुद्ध भेजी, लेकिन इस युद्ध में कनिष्क की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा और उसे चीनी सम्राट को कर देने के लिए बाध्य होना पड़ा। कनिष्क ने इससे अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। चीनी सेनापति पांचाओ की मृत्यु के उपरांत कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया और इस बार कनिष्क को विजय हासिल हुई। उसने काशगर, यारकंद और खोतान पर अपना अधिकार कर लिया। कनिष्क ने अब चीनी सम्राट को कर देना बंद कर उसे कर देने को बाध्य किया और चीनी राजकुमारों को जमानत के रूप में उसके पास भेजा गया। कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया, जिसकी पुष्टि चीन, तिब्बत और पंजाब के प्राचीन ग्रंथों से होती है। उज्जैन, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, श्री चंपा के क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल थे और इसका उल्लेख रपटाक अभिलेख में मिलता है। कनिष्क के साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो कनिष्क के द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया। भारत के बाहर उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खोतान और यारकंद शामिल थे। भारत में उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा सिंध में भागलपुर तक विस्तृत था। सुई बिहार, कौशाम्बी, पेशावर, मणिक्यल और समस्त उत्तरी भारत, बंगाल और बिहार तक उसके सिक्के उपलब्ध हुए हैं। चीनी यात्री हिनसांग के अनुसार गांधार प्रदेश भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित था और इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कनिष्क के साम्राज्य में एक विशाल भूभाग शामिल था और मौर्य साम्राज्य के उपरांत भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। कनिष्क की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कनिष्क एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक योग्य प्रशासक भी था और विशाल साम्राज्य की सुचारू व्यवस्था के लिए वो प्रशासन की तरफ पूर्ण ध्यान दिया करता था। हिनसांग के विवरण से हमें ये ज्ञात होता है कि कनिष्क के विशाल साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जो कि व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। कनिष्क द्वारा चीनी सम्राट के ही समान देवत्व एवं राज्य में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया और उसने देवपुत्र की उपाधि को धारण किया। रोमन सम्राट के समान उसने केसर की उपाधि भी धारण की। उसकी राजधानी पुरुषपुर से मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और मथुरा से पूर्वी भागों पर नियंत्रण रखा जाता था। शकों की भांति कनिष्क द्वारा क्षत्रपीय शासन व्यवस्था लागू की गई। सारनाथ अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर खर पल्लन और वनस पर उसके महाक्षत्रप और क्षत्रप थे। साम्राज्य के उत्तरी भागों में सेनानायक लल, वैस्पति और लियाक नामक क्षत्रपों के नाम हमें मिलते हैं। संभवतः नहपान और चष्टन कनिष्क के सामंत थे।